हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में और लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन के केस में डिजीज फैलाते हैं, कौन कौन से डिजीज फैलाते हैं और ये एनिमल्स के केस में भी कौन कौन सा डिजीज फैलाते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिजीज इन प्लांट्स, यानी क्या पौधों में भी कोई रोग है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है। कौन सा रोग है आखिर वो, तो वही जानेंगे इस लेक्चर में। और स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर नंबर 5 में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, डिजीज इन प्लांट्स, पौधों में भी बहुत सारे पौधों के डिजीज होते हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। हम यहाँ पे 2-3 पढ़ेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। पहला ही है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर हमारे पास में जो डिजीज है ये किसके द्वारा फैलता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? सिट्रस कैंकर डिजीज फैलाता है किसमें? पौधों में। अच्छा सर, सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फल, जैसे नींबू। तो जो खट्टे फल होते हैं उनके जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, एक डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमनली आप देखेंगे, उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है सर? एयर के द्वारा फैलता है, ध्यान देना, एयर के द्वारा। यानी अगर मान लो नींबू का एक पौधा है, उस पर सिट्रस कैंकर डिजीज हुई है, उसके बगल कोई दूसरा नींबू का पौधा है, तो अगर हवा तेजी से चलेगी तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? डिजीज जिस प्लांट पे डिजीज है उससे दूसरे प्लांट्स पे यानी हेल्दी प्लांट पे चला जाएगा और वहाँ भी डिजीज फैला देगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें नींबू का जो फल होता है, जैसे आपने देखा होगा पकने के बाद नींबू कैसा पीले रंग का हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो जब अगर उस पर डिजीज लग जाते हैं तो वो क्या होगा, तो वो जो नींबू होता है वो हरा रहेगा, उसी पे जगह जगह पे सफ़ेद हो जाएगा, उसका कलर कहीं पे पीला हो जाएगा, आधा पीला हो गया, आधा हरा हो गया। तो इस तरीके से कई सारे उसमें अलग अलग यानी डिफॉर्मिलिटीज़ आपको दिखाई देंगी जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, और उसमें जो नींबू का रस होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये सिट्रस कैंकर एक डिजीज है। दूसरा मैं बात करता हूँ रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, वाइट रस्ट ऑफ व्हीट, ये गेहूं में, ठीक है, गेहूं, और व्हीट का मतलब गेहूं, व्हाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट, बहुत सारे तरह का रस्ट ऑफ व्हीट आप बोल सकते हैं, केवल व्हाइट तो मैंने लगा दिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा गेहूं की पत्तियों पे व्हाइट कलर का भी कभी कभी क्या होता है, रस्ट दिखाई देता है, व्हाइट पाउडर जैसा कुछ दिखाई देता है। वो क्या होते हैं? वो बेसिकली फंगस हुआ करते हैं, कवक होते हैं, और ये जो कवक होते हैं वो उसमें रोग फैलाते हैं, पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। अब जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? प्लांट डेड कर जाएगा, मर जाएगा। और ये भी एयर के द्वारा फैलता है। तो ये ध्यान दीजिए, कोई भी रस्ट हो व्हीट पे या मेज पे, किसी पे भी अगर किसी की पत्ती खराब होती है, वहाँ पे रस्ट दिखाई देता है, पाउडर जैसा कुछ दिखाई देता है व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, तो बेसिकली फंगस होता है। हम लोगों के केस में तो फंगस केवल एक ही डिजीज काज करता था ज़्यादातर, दांत खाज खुजली, और एक ब्लैक फंगस है। लेकिन प्लांट्स के केस में, और ज़रूरी नहीं है कि सभी के, कुछ ही प्लांट्स, जैसे मैंने यहाँ पे व्हीट लिख दिया तो केवल व्हीट में डिजीज फैलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सिट्रस लिख दिया यानी केवल नींबू वगैरह लेमन के केस में, ऐसा नहीं है। जितने भी प्लांट्स हैं लगभग सब में डिजीज फैलते ही फैलते हैं। अब सी एक है मोजैक डिजीज। ठीक है, मोजैक डिजीज बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि ये वायरस से होने वाला डिजीज है, और कोई भी डिजीज जब वायरस से फैलता है तो उतना ही खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस की अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है, वायरस को हम डेड नहीं, मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अब इसी वायरस से होने वाली एक डिजीज थी हमारे पास में, सबसे पहले जब खोजा गया तो ये क्या हुआ कि हमारे पास में एक मोजैक डिजीज दिखाई दी, किसमें तंबाकू की पत्तियां होती हैं, टोबैको मोजैक वायरस बोला गया सबसे पहले। तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं टोबैको मोजैक वायरस, लेकिन टोबैको तंबाकू की पत्तियां आपने देखी नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक दूसरे वायरस का नाम लिखता हूँ, यानी दूसरी डिजीज का नाम लिखता हूँ येलो वेन, या ऐसे लिख सकते हैं येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, भिंडी यानी ओकरा। ठीक है, भिंडी, इसको लेडी फिंगर भी बोलते हैं भिंडी को इंग्लिश में। तो येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या ओकरा भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, हमारे पास में वायरस के द्वारा फैलने वाला एक डिजीज है। तो ये वायरस के द्वारा एक ही डिजीज मैंने यहाँ पे लिखा है। कभी भी अगर मोजैक शब्द आता है आपके दिमाग में, ठीक है, तो मोजैक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोजैक हमारे पास में क्या होता है, अगर कहीं पे आपके दिमाग में शब्द आए या मोजैक कहीं लिखा हुआ समझ में आए तो आप तुरंत समझ जाइए ये वायरस से रिलेटेड है। ऐसे टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी क्या होता है, वायरस से होने वाला एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, येलो वेन्स ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी, जो हमारे पास लेडी फिंगर होती है उसकी जो वेन्स होती हैं लंबी लंबी, वो क्या होती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। येलो कलर होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 मैंने डिजीज बताया जो कि पौधों में
बहुत ही कॉमन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, एक बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। वाइट रस्ट ऑफ व्हीट ब्लैक फंगस, सॉरी फंगस के द्वारा हो रहा है। ब्लैक फंगस दिमाग पे एकदम चढ़ गया सबके, ठीक है, इतना खतरनाक हो गया। और हमारे पास में येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये वायरस के द्वारा होता है। तो 3 मैंने आपको बता दिए। अब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया क्या, डिजीज फैलाने वाले जो माइक्रोब्स थे उनके बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैंने बताया था कि हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उनका वही रोल है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सबसे ज़्यादा हार्मफुल करते हैं। डिजीज़ के अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कई सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं। जैसे अगर चमड़े का कोई भी आपके पास जूता वगैरह है और उसमें भी अगर ये ग्रो कर गए माइक्रोब्स तो क्या होंगे, वो डैमेज कर देंगे उसको। या क्लॉथ वगैरह है, कपड़ा, वो भी डैमेज कर देते हैं। इसको छोड़ो, यहाँ तक ये फूड आइटम्स को भी डैमेज करते हैं। तो मैं दूसरा यहाँ पे बी पार्ट इसका है स्पॉइल्ड फूड मटेरियल। बहुत सारी खाद्य सामग्रियां होती हैं जो कि ये खराब कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर किसी भी खाद्य सामग्री को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे एक मैं इसके टर्म में बताता हूँ, वो खराब हो जाता है। तो इसके टर्म में एक यहाँ बताता हूँ, फूड पॉइजनिंग होती है। एक फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य विषाक्तता। हिंदी में क्या शब्द है इसके लिए, खाद्य विषाक्तता। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम किसी भी फूड को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं या किसी फूड को अगर हम खुला छोड़ देते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है खुले जो हमारे पास में ओपन रखे हुए फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये माइक्रोब्स आके ग्रो कर जाते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे पास में ब्रेड हुआ करता है, अगर ब्रेड हम लोग ऐसे रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, फंगस, कवक उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो कोई भी फूड मटेरियल होगा उसमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, उस फूड को एक्सपायर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और करते हैं फूड पॉइजनिंग। जैसे आप अगर मान लो आज का भोजन आपके यहाँ बन के रखा हुआ है और ख़त्म नहीं हुआ, तो पता लगा आज शाम को बना था तो कल शाम को खा रहे हैं। तो आज शाम का खाना अगर आप कल शाम को खाते हैं तो उसको क्या होगा, जब खाना ठंडा हो जाता है लगभग 4 से 6 घंटे बाद, तो उस पर माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं और ग्रो करते हैं तो वहाँ पे जब ग्रोथ होती है उनकी, तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ उस भोजन में मिला देते हैं। अब जब वो जहरीला पदार्थ उस भोजन मिल गया और उस भोजन को अगर कोई खाता है तो होगा क्या, वो बीमार हो जाएगा और बहुत ही खतरनाक तरीके से बीमार हो जाएगा। पता लगा उसको उल्टी होने लगी, ठीक है, तो और दस्त होने लगा, उल्टी दस्त ये सब चालू हो जाएगा और बहुत ही खतरनाक इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ तक कि उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, वो मर सकता है आदमी। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है बहुत ही खतरनाक हुआ करता है। होता क्यों है, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं फूड पे, अगर ज़्यादा समय तक फूड को रखा गया है तो माइक्रोब्स ग्रो करके क्या करते हैं, एक जहरीला पदार्थ क्या करते हैं। फूड पॉइजनिंग में होता क्या है, जो फूड होता है उस पर क्या होती है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और अगला क्या होगा, जब ग्रोथ हो जाएगा इन माइक्रोब्स का तो ये फूड क्या हो जाएगा, ग्रोथ करने के बाद क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगे, कुछ जहरीले पदार्थ को यहाँ पे सिक्रीट करेंगे और ये क्या करता है, आगे चल के बहुत ही खतरनाक हो जाता है और इलनेस यानी बीमारी फैलाता है। यहाँ तक कि इलनेस होगा और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग कुछ नहीं होता, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिक सब्सटेंस किसी को बीमार कर सकता है। इसलिए हमको यानी कि कुछ समय बाद जो भी आप भोजन यूज कर रहे हैं वो स्वच्छ भोजन और ताज़ा भोजन लेना चाहिए और फूड को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। अगर कहीं पे खुला भोजन है, जैसे समोसे वगैरह बिक रहे हैं वो खुले हुए हैं, तो आपको उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें मक्खियाँ बैठती रहती हैं। हमने बताया अभी, मक्खियाँ क्या करती है, कॉलेरा वाला बैक्टीरिया को कैरियर होती है, उस पर मच्छर बैठते रहते हैं, मच्छर को भी मैंने बताया बहुत सारी डिजीज़ फैलाता है। तो इसी तरीके से अगर ओपन कोई भी फूड आइटम है तो उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये हो गया। तो सर अगर फूड आइटम ऐसे ही ख़राब होता रहेगा तो हम उसको क्या, कोई ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं? तो हाँ, बड़ा ही अच्छा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हम फूड को कई तरीके से प्रिजर्व करते हैं। अब कैसे प्रिजर्व करते हैं वही देखना है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। जो हमारे पास में खाद्य सामग्रियां हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो प्रिजर्वेशन कई मेथड्स के द्वारा किया जाता है। तो मैं यहाँ पे 2-3 मेथड आपको बताऊंगा किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला हमारे पास है केमिकल मेथड, ठीक है,
पहला क्या है, केमिकल मेथड, यानी हम कुछ केमिकल्स को, रसायन को यूज करके क्या कर सकते हैं, फूड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो आप कोई फूड है, उसको आप आज नहीं 10 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। कब? उसको जब हम प्रिजर्व कर देंगे। प्रिजर्व करने का मतलब यह है कि उस फूड को हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित तरीके से कहीं पे किसी केमिकल के द्वारा या किसी भी और तरीके से, हॉट एंड कोल्ड मेथड एक होता है उसके द्वारा, या कोई भी तरीका अपना के उसको लंबे समय तक सही तरीके से रख सकते हैं और बाद में भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो हो गया केमिकल मेथड, दूसरा है हॉट एंड कोल्ड मेथड, और तीसरा होता है हमारे पास में पैकेजिंग, पैकेजिंग या स्टोरिंग, जिसको भी आप कुछ भी बोलिए। यहाँ पे आपके वीडियो के सामने एक चमगादड़ है, ऊपर से नीचे इधर उधर होता रहता है, तो कभी कभी आपको दिखेगा, ठीक है, कैमरे के सामने आ जाता है कभी कभी, तो अभी जैसा कि आया था। तो देखिए केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड क्या है हमारे पास में, इसमें हम किसी केमिकल का यूज करके क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे साल्ट का यूज करते हैं हम, शुगर का यूज कर सकते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, विनेगर सिरका, इसका यूज करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये केमिकल मेथड है। साल्ट केमिकल है, शुगर भी केमिकल है। तो साल्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, ठीक है, तो अचार बनाते समय क्या करते हैं, उसमें साल्ट डाल देते हैं। या कभी आप मुरब्बा वगैरह, जैम वगैरह बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, शुगर डाल देते हैं। या अचार पिकल्स में ही हम लोग क्या करते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, विनेगर डाल देते हैं। तो इनके डालने से क्या होता है, वो फूड कई लंबे समय तक, अचार आप पता होगा 2 साल 3 साल तक लोग रखे रहते हैं और ख़राब नहीं होता, उस पर कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं करता। कारण ये है, देखो मैं बताता हूँ, जब किसी में आप साल्ट या शुगर डाल देते हैं, तो साल्ट और शुगर जब डालने से क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन बनता है, जैसे अचार का जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जब वो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा शहद बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि शहद का जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही कंसनट्रेट होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। अभी आप चीनी और पानी घोल के रख दीजिए, चीनी पानी शहद भी है, और चीनी पानी ही अगर आप घोल के रख देते हैं 2-3 दिन बाद खराब हो जाएगा, ठीक है, उस पर फंगस वगैरह ग्रो कर जाएंगे। लेकिन शहद को आप 1-2 साल तक, 3 साल तक रखे रहेंगे, कुछ भी वो खराब नहीं होता। कारण यही है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उस पर माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते। क्यों ग्रोथ नहीं करते? क्योंकि उनका डेथ हो जाएगा, ठीक है, उनकी सेल्स जो होती हैं डैमेज हो जाएंगी। जैसे उस पर बैठेंगी, मान लो कोई हमारे पास में अचार या सिरका है, कुछ भी है, तो या मान लो हमारे पास में कोई क्या है, शुगर से बना हुआ मान लो जैम है, तो जैम में क्या होगा, बहुत ही गाढ़ा कंसनट्रेट सॉल्यूशन होगा। जैसे ही उस पर कोई माइक्रोब बैठेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि उसकी सेल्स जो होती हैं वो लेस कंसनट्रेट होती हैं, किसकी तुलना में, उस अचार या मुरब्बा की तुलना में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इन अगर साल्ट का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, या शुगर का, या ऑयल का, या विनेगर का, तो क्या होता है, उस पर माइक्रोब्स ग्रोथ करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये हमारे पास था केमिकल मेथड, यानी कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिसका यूज करके हम इस तरीके से बच सकते हैं, यानी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, खाद्य सामग्रियों को। तो किसका किसका प्रिजर्वेशन हुआ, अचार का, ठीक है, जैम का, जेली का, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हॉट एंड कोल्ड मेथड बड़ा ही एग्जाम्पल अच्छा है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड मतलब हम किसी चीज़ को गर्म कर दें या ठंडा कर दें, उससे भी हम कुछ समय तक उसको बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध है, तो अगर उसको हमको थोड़े लंबे समय तक रखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते रहते हैं, थोड़े समय बाद एक बार गर्म कर देंगे। जैसे सुबह का दूध है अगर, तो उसको हम दोपहर में एक बार गर्म कर देंगे, फिर रख सकते हैं, फिर शाम को गर्म कर देंगे, बस ज़्यादा नहीं, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी कि 12 से 15 घंटे के आगे नहीं जाना है हम लोगों को। तो ये क्या कर रहे हैं, हम गर्म करके उसको कुछ समय तक सुरक्षित करें। वैसे ही छोड़ दोगे तो पता लगा दोपहर के बाद खराब हो गया। अब कोल्ड करके फ्रीज का यूज करते हैं आप, ठीक है, किसी सामग्री में, जैसे किसी भी सामान को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो भी कई दिनों तक खराब नहीं होता। कारण ये है कि अगर जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं वो पाए तो सब जगह जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं और वहाँ पे ये ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। जब अच्छी तरीके से ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं, कोई भी नुकसान भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हॉट एंड कोल्ड का बड़ा अच्छा एग्जांपल है प्रिजर्वेशन करने में। दूध इसका अच्छा एग्जांपल है, चाहे आप दूध को ले लीजिए हॉट करने के लिए, कोल्ड करने के लिए, या किसी भी अन्य सामग्री को ले सकते हैं। कोल्ड मतलब फ्रीजर का यूज कर रहे हैं, हम फ्रिज का यूज कर रहे हैं, हॉट का मतलब उसको गर्म कर रहे हैं। इसी में एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है पास्चुराइजेशन का। क्या है पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण, इसके बारे में मैंने इसके पहले ही किसी लेक्चर में बताया हुआ है थोड़ा सा। तो पास्चुराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते क्या है। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पास्चुराइजेशन के बारे में बताया।
इन्होंने ये बताया कि अगर हम मिल्क को, ठीक है, जैसे 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करें केवल, ध्यान दीजिए बहुत हाई टेम्परेचर है, 700 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके किसको, मिल्क को यानी दूध को हम क्या करेंगे 700 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 सेकंड तक गर्म करेंगे और तुरंत ठंडा कर देंगे, उसके बाद ठंडा कर देंगे। और फिर ठंडा करने के बाद अगर इसको हम पैकेट में भर देते हैं, ठीक है, पैक कर देते हैं इसको, तो ये कहलाता है पास्चुराइज्ड मिल्क। यानी पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को पास्चुराइज करते हैं। लुइस पास्चर ने अपने नाम पे रखा हुआ है पास्चुराइजेशन, ठीक है, क्योंकि उनके लास्ट में है ना लुइस पास्चर, तो पास्चर से ही लिया गया है ये पास्चुराइजेशन। इसमें हम किसी भी सामग्री को जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे दूध हो गया, छाछ हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, फिर ठंडा करके फिर पैक कर देंगे। जैसे अमूल का दूध या किसी भी और भी कंपनी का आप देखेंगे पैकेट वाला जो दूध आता है वो क्या होता है, उसमें वो 2 दिन तक चलता है, लेकिन घर का दूध 2 दिन 3 दिन नहीं चलता। क्यों? कारण क्या है कि जो अमूल या किसी भी और कंपनी का दूध जो पैकेट वाला आता है वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, या छाछ आता है, अब तो पैकेट में छाछ भी आने लगा, मट्ठा वगैरह, तो वो क्या होते हैं, वो भी पास्चुराइज होते हैं। पास्चुराइज करने का मतलब उसको एक बार गर्म किया गया है फिर ठंडा करके पैक किया गया है, तो ये होते हैं पास्चुराइजेशन। आपको याद रखना है कौन खोजा था पास्चुराइजेशन को, लुइस पास्चर ने। और ये मिल्क वगैरह जो पैकेट के आते हैं वो पास्चुराइज्ड होते हैं। पास्चुराइजेशन करते क्या है, 700 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके फिर ठंडा कर देंगे तुरंत। अगला है कैसे हम सेव कर सकते हैं, पैकिंग के द्वारा। तो देखिए जो भी हमारे पास कुछ ऑयली मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स आते हैं, जैसे चिप्स हो गया, ठीक है, पापड़ वगैरह हो गया, तो इसको भी हम देखते हैं कई समय, मतलब कि अगर दुकान से आप खरीद के लाते हैं तो उसमें कुछ एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो कि 2, 4, 6 महीने तक हो सकती है। तो उसको क्यों, आखिर पैक करने के बाद भी वो क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो पैक करने में करते क्या है हम, जैसे आपने देखा होगा चिप्स हो गया, चिप्स का पैकेट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है, ऐसा लगता है कि चिप्स नहीं हवाई खरीद के लाए हैं। जब अगर चिप्स का पैकेट आप कोई लेस वगैरह का पैकेट लाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है। वो हवा बेसिकली कौन सी हवा होती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसको याद रखना है। चिप्स या किसी भी ऑयली फूड मटेरियल में जो गैस भरी होती है पैकेट के अंदर, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, 78%। उस गैस के भरने से क्या होता है कि एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। और अगर उसमें ऑक्सीजन भर देंगे आप, उसी चिप्स के पैकेट को ले आके खोल के रख दीजिए, 2 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन जब तक वो पैक रहेगा तब तक खराब नहीं होगा। कारण ये है कि जैसे इसको ओपन करोगे, नाइट्रोजन तो है ही वहाँ पे, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाएगा, और ऑक्सीजन कहीं पे जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। और एक कारण ये भी है कि जब ओपन करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स हैं वो उसके अंदर इंटर कर जाएंगे। अब जब माइक्रोब्स इंटर कर जाएंगे तो वहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा, सूक्ष्म जीवों का वृद्धि होगा, और वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। और जब तक वो पैक रहेगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा ही नहीं सकते। तो पैकेजिंग अगर करते हैं, अच्छी तरीके से स्टोरेज करते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फूड आइटम्स को। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ सारा का सारा चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आप एक एक चीज़ें पढ़ेंगी, जो कि चैप्टर के पीछे क्या होगा, जैसे वर्ड्स दिए होंगे कुछ, सारे के सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। तो अब मिलते हैं किसी अन्य चैप्टर में, ठीक है, अगले चैप्टर में कोई भी हो सकता है। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए। जितने भी 5 लेक्चर मैंने इस चैप्टर में बनाए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो में, तो 5 देखिए, आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा इससे रिलेटेड CHS में जो कि आप न दे पाएँ, अगर इन 5 लेक्चर्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछने जाने वाला नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में। थैंक यू सो मच।